हैं आप सब। आज स्वागत है आप लोगों को। हिंदी साहित्य की आधुनिक काल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी जो चर्चाएं हैं वो आधुनिक काल पर चलने शुरू हो गई हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न यानी आधुनिक काल का वर्गीकरण देखेंगे। और आधुनिक काल के वर्गीकरण की बात अगर हम करें तो देखेंगे आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल को किस प्रकार से वर्गीकरण एवं नामकरण आप कर सकते हैं, तो किस प्रकार से किया? तो सबसे पहले जिस विद्वान का नाम आता है, जी हां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या कहा था? सर्वप्रथम इन्होंने ही आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा था। मित्रों, आधुनिक काल को इन्होंने सर्वप्रथम आधुनिक काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आधुनिक काल को सबसे पहले इन्होंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो। एक को इन्होंने कहा गद्य खंड और दूसरे को इन्होंने कहा पद्य खंड। बात समझिएगा। अब इसमें भी क्या किया कि गद्य खंड को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक में इन्होंने बताया ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का गद्य विश्लेषित किया कि ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में गद्य कैसे स्थिति में था और कैसे नहीं था। दूसरे में इन्होंने बताया गद्य विद्या का या विधा का उद्भव इन्होंने दूसरा बताया। या गद्य का उद्भव कह लें, बस विधा छोड़ दे। गद्य का उद्भव। तो गद्य का उद्भव जब इन्होंने बताया तो इसमें तीन प्रकार की श्रेणियां बता दी। तीन प्रकार की श्रेणी बताई। तो इन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ये तीन श्रेणियां बताई और इन्होंने तीन खंड बांट दिए। पद्य को भी इसी हिसाब से इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक को इन्होंने कहा नई काव्यधारा और दूसरे को इन्होंने कहा पुरानी काव्यधारा। नई काव्यधारा को इन्होंने तीन भागों में बांटा। एक को इन्होंने कहा प्रथम उत्थान, दूसरे को इन्होंने कहा द्वितीय उत्थान और तीसरे को इन्होंने कहा तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान का समय इन्होंने बताया 1925 से 1950 विक्रम संवत। फिर उसके आगे इन्होंने बताया 1950 से 1975 विक्रम संवत और 1975 विक्रम संवत से आगे। तो प्रथम को ही क्या कहा जाता है अगर आप देखें तो इसी को इन्होंने क्या कहा था? जी हां, भारतेंदु युग। द्वितीय उत्थान को इन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, द्विवेदी युग कहा था। कौन सा? द्विवेदी युग। और तीसरे की शुरुआत जिसे कहा जाता है छायावाद। मित्रों, निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा तक का बहुत अच्छा विश्लेषण और अगर देखा जाए तो ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि में जनता के संचित चित्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सभी कवियों का विशेष विश्लेषण किया है। लेकिन महादेवी वर्मा के बाद चूंकि इनका इंतकाल हो जाता है और महादेवी वर्मा के बाद के साहित्यकारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये तीन उत्थान इन्होंने बताए। अब देखिए, एक रूपता, वर्गीकरण की एक रूपता के कारण हम इस प्रथम उत्थान को भारतेंदु युग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसको हम द्विवेदी युग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसे हम छायावाद नहीं कह सकते। एक रूपता में तो इन्होंने बांध दिया, भाई एक ही रूप एक ही डंडे से सबको हाँक दिया। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार वो पुरानी काव्यधारा छूट गई, इसी तरह ब्रजभाषा और खड़ी बोली का जो इतिहास है उसमें छूट जाता है। फिर ये गद्य के उद्भव को बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बहुत विलक्षण बात यह है कि हिंदी में गद्य की शुरुआत नाटकों से होती है। बड़ी विलक्षण बात यह है कि हिंदी में गद्य की शुरुआत नाटकों से होती है और इन्होंने नाटक बताने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और उसमें भी समय समय पर बड़े कवि इन्होंने शुक्ल जी का नाम लेकर बताया कि शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल पूर्व युग, ये बताया। तो कभी प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, कभी भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु उत्तर युग। तो ये अलग अलग ढंग से अलग अलग चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक रूपता के कारण इनका वर्गीकरण मान्य नहीं हुआ। आइए अब चलते हैं दूसरा वर्गीकरण देखते हैं जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। बात है सन 1973 की, जब डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक का संपादन किया था। सन 1973 ईस्वी में इन्होंने आधुनिक काल का वर्गीकरण करते हुए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। पुनर्जागरण काल कहा। तो द्विवेदी युग को अगर हम देखें तो द्विवेदी युग को सुधार काल कहा गया।
सुधार काल एवं नवजागरण काल भी कहा गया। ये कहा किसने? जी हां, इन तथ्यों को कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आइए विधि का वर्गीकरण देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण। तो डॉक्टर नगेंद्र ने पहला जो आधुनिक काल का वर्गीकरण था उसे किस नाम से किया था? जी हां, पुनर्जागरण काल के नाम से किया था, जिसे क्या कहा जाता है? जी हां, भारतेंद्र युग कहा गया। और इसका समय सीमा इन्होंने क्या कहा? दरअसल इन्होंने एक चीज बहुत कॉमन ढंग से देखी, दिमाग में रखी और जाना, वह यह कि इन्होंने पत्रिकाओं के प्रकाशन से अपने काल विभाजन का रिश्ता जोड़ दिया। और इन्होंने सबसे पहले, चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में किस पत्रिका से अब पत्रिका प्रकाशित करने का कार्य शुरू किया था? जी हां, कवि वचन सुधा, जो कि कहां से प्रकाशित हुई थी? 1868 से प्रकाशित हुई थी। तो 1868 से लेकर 1900 यानी सरस्वती पत्रिका के संपादन तक के समय को भारतेंद्र युग यानी पुनर्जागरण युग किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। दूसरे युग को इन्होंने कहा था जागरण एवं सुधार काल। जागरण एवं सुधार काल, यानी द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा? जागरण एवं सुधार काल कहा। और इसका समय क्या था मित्रों? जी हां, 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 ईस्वी तक के समय को जागरण सुधार काल कहा गया। पुनर्जागरण काल की बात करें तो उसका समय इन्होंने बताया। अब मित्रों इसके बाद के समय को इन्होंने क्या कहा? जी हां, इन्होंने छायावाद ही नाम दिया था। और इसका समय 1918 से 1938 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। कहीं कहीं 1936 में मिल जाता है। इसके बाद इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसे छायावादोत्तर कहा जाता है। छायावादोत्तर। छायावादोत्तर में जो इन्होंने समय रखा वो रखा है 1938 से ईस्वी से 1953 तक। ये इन्होंने छायावादोत्तर में रखा। अब जरा हम देखें छायावादोत्तर में पहला इन्होंने रखा था प्रगति प्रयोग काल। प्रयोग काल, इसका समय इन्होंने बताया कि 1938 से 1953 तक का समय है। खा अगर हम देखें तो खा को इन्होंने कहा नवलेखन काल, और इसका समय बताया 1953 से आगे के समय को ही इन्होंने क्या कहा था? नवलेखन काल कहा था। यह वर्गीकरण किसका हुआ? जी हां, यह वर्गीकरण हो गया डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किए गए आधुनिक काल के वर्गीकरण का। और हमें यही सब पढ़ना है, तो हम पहला युग क्या पढ़ेंगे? जी हां, भारतेंद्र युग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे भारतेंद्र युग में पहला कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हां, चलिए पहला युग पढ़ने चल रहे हैं, जिसे कहा जाता है भारतेंद्र युग। आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी है, अब यहीं से शुरू करते हैं। जी हां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 से 1885 के रचनाकाल, वैसे रचनाकाल इनका कब से था? 68 से था। 1868 से 1885 की रचना काल को दृष्टि में रखकर आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में स्थान दिया, जिसका समय प्रथम उत्थान को ही क्या कहते हैं? भारतेंद्र युग। प्रथम उत्थान में स्थान दिया, जिसका समय 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत तक स्वीकारा है, यह माना है। ठीक है, अब अगर हम देखें दूसरी बात, तो पाएंगे कि मिस्र बंधुओं ने इस युग का समय, यानी भारतेंद्र युग का इस युग का समय 1925 से 1945 विक्रम तक माना है, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भारतेंद्र युग का समय 1925 से 1957
ईस्वी तक माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने डॉक्टर रामविलास शर्मा ने डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1950 विक्रम संवत से 1957 विक्रम संवत तक की अवधि को भारतेंद्र युग माना है। क्या माना है? भारतेंद्र युग माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने, हमने बताया था कि भारतेंद्र युग को उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा था और द्विवेदी युग को उन्होंने सुधार एवं जागरण काल, जागरण एवं सुधार काल की संज्ञा दी थी। तो ये बात मैं बता चुका, इसको छोड़ दें। कुछ और नई बातें लेते हैं, जैसे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? दो। एक लोक जागरण कहा है। क्या कहा है? लोक जागरण कहा है एक को, और दूसरे को नव जागरण कहा है। लोक जागरण का मतलब इन्होंने लोक जागरण किसके लिए सब कहा है भाई? भक्ति काल के लिए। भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? जी हां, नव जागरण का मतलब क्या हुआ? जी हां, आधुनिक काल। आधुनिक काल किसकी देन है? नव जागरण की। भक्ति काल किसकी देन है? लोक जागरण की। नव जागरण मतलब जनता जाग चुकी थी, नई जागृति हो रही थी, जहां राष्ट्रीयता के भाव थे, जहां संगारिकता के भाव हट करके वास्तविकता के भाव थे। जबकि लोक जागरण में जब आम जनता त्रस्त होकर ईश्वर की आराधना में व्यस्त थी, यह लोक जागरण कहलाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शर्मा ने, यानी रामविलास शर्मा ने लोक जागरण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला, लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है, जिसका मुख्य स्वर भक्ति आंदोलन को काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। यह कथन किसका है? जी हां, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कुछ बातें देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण को स्पष्ट किया, अब नव जागरण बता रहे हैं कि नव जागरण कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर बदलाव लाया था। नव जागरण को स्पष्ट करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि नव जागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। किसका आंदोलन है भाई? नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी था या विरोधी है। यह कथन किसका है? जी हां, रामविलास शर्मा जी का है। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण है
राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा है कि पुनर्जागरण, पुनर्जागरण दो जाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जातीय संस्कृतियों, संस्कृतियों की टकराहट, टकराहट से उत्पन्न, टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दो जातीय कौन थी भाई? जातीय संस्कृत, यानी अब यहां पर आधुनिक काल में आते आते अंग्रेजी या अंग्रेजों की सभ्यता और भारतीय सभ्यता दोनों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। मित्रों, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? जी हां, आप जानते हैं, हिंदी में पुनर्जागरण व आधुनिकता का प्रवर्तक व पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, हरिश्चंद्र माने जाते हैं। यह हुआ मित्रों भारतेंदु युग की रूपरेखा। भारतेंदु युग के बारे में लोगों ने क्या कहा और उनकी समय सीमा अलग अलग क्या थी, निर्धारित किया, यह हम आप जान चुके। अब इसके आगे होगा भारतेंदु मंडल के कवियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन और एक एक कवि के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचनाएं और रचनाओं की विशेषता। हम आप एक एक चीजों पर बात करते हुए चलते हैं। चलिए, हेडिंग डालिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला टॉपिक होगा भारतेंदु युग में पहला कवि कौन होगा? जी हां, बिल्कुल आप जानते हैं, भले भारतेंदु युग में भले सबसे बड़े थे बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था, और जबकि भारतेंदु स्वयं जन्मे थे 1850 में, यानी 6 साल छोटे थे। लेकिन भारतेंदु युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे, और तब चूंकि हम काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य में बालकृष्ण भट्ट का कोई योगदान नहीं था, गद्यों में मिलता है, तो हम उनकी वहां गद्य में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां हम भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, ऐसे ही जगमोहन सिंह आदि श्रेष्ठ विद्वानों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं? आशा है कि बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, वादे के मुताबिक भारतेंदु हरिश्चंद्र में, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आज जानना है। तो नंबर 1 पहला कवि, जी हां, कौन है? नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है। चलिए, इनके विषय में जानने से पहले हम इनके जन्म और मृत्यु आदि तिथियों को जान लें। मित्रों, इनका जन्म कब हुआ था? अगर हम समय की बात करें, इनका समय मिलता है कि 1850 ईस्वी में, ठीक मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य में इनका जन्म हुआ था। कहां में? बिल्कुल, जी हां जी, इनका जन्म हुआ था काशी में। कब? 1850 ईस्वी में। और अगर हम इसी समय अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इनकी मृत्यु का जो समय है मित्रों, महज 35 वर्ष ही जिए थे। 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, और स्थान कोई और नहीं बल्कि वही था जहां पर ये जन्मे थे। जी हां, काशी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ साथ अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम, जी हां, गोपाल चंद्र, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर उपनाम से लिखा करते थे, गिरिधर दास उपनाम से लिखा करते थे। गोपाल चंद्र गिरिधर दास इनके पिता हुआ करते थे, और बताया जाता है कि इन्होंने हिंदी का पहला नाटक प्रदान किया था, जिसे नहुष कहा जाता है। यानी लेखन की जो कला है इनको पुस्तैनी के रूप में मिली थी, और अपने पिता के सामने बहुत ही अल्प समय में भी इन्होंने कविता करना शुरू कर दिया था। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके गुरु थे, जो कि भाषा के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। इन्हें एक उपाधि मिली थी मित्रों, जिसे आप सब जानते भी होंगे। इनको उपाधि के रूप में क्या मिला था? जी हां, इनको भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा कहा जाता है। भारतेंदु, भारतेंदु यानी भारत का चांद या चंद्रमा कहा जाता है। तो ये इनको उपाधि प्राप्त थी, और इन्होंने अपने साहित्य को लिखने के लिए कई उपनामों का प्रयोग किया था। क्योंकि ये उर्दू के भी मर्मज्ञ थे, और ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में लिखने का श्री गणेश इन्होंने किया था। इन्होंने उपनाम की अगर बात करें तो रसा उपनाम का खूब प्रयोग किया था उर्दू को लिखने के लिए। मित्रों, अगर हम इनके संपादन की बात कर लें कि इन्होंने अपने जीवन में संपादन कार्य भी किया था, तो निसंदेह इन्होंने अपने जीवन में कई पत्रिकाओं का प्रकाशन करने का कार्य किया था। जैसे कि हम देखते हैं, संपादन के संदर्भ में सबसे पहले हमारे सामने आती है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा नामक इनकी एक पत्रिका है, जो कि इनकी 17 वर्ष की उम्र में ही, जब ये 17 वर्ष के थे तभी इस पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन मिलता है हमें, वो मिलता है 1868 ईस्वी में।
यानी 1868 ईस्वी में इस पत्रिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित करने का कार्य किया। और ये पत्रिका सबसे पहले मित्रों जानते ही हैं आप कि मासिक रूप में निकलती थी और ये लगातार 1876 ईस्वी तक, कितने 1876 ईस्वी तक निकलती रही। लेकिन ये 1877 ईस्वी में आते आते यह पाक्षिक पत्रिका हो गई। पाक्षिक पत्रिका का मतलब आप समझ रहे होंगे, 15 दिन में यह प्रकाशित होने लगी, यानी मासिक से बदल कर ये पाक्षिक हो गई। लेकिन मित्रों यहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं रुकते, बल्कि 1882 ईस्वी तक आते आते यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। क्या हो गई? साप्ताहिक पत्रिका हो गई। आशा है आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये 1882 में क्या हो गई? ये बिल्कुल साप्ताहिक हो गई और अंत तक ये साप्ताहिक रूप में ही प्रकाशित होती रही। ये तो हो गई इनकी पहली पत्रिका। चलिए जगह शेष नहीं बच रहा है, थोड़ा सा हम इसे साफ कर लेते हैं, फिर बढ़ाता है। तो आपने इनके द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका देखी और इसकी विशेषता हमने बता दिया। कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुई? 1868। पहले मासिक कब? 68 से 77 तक, 76 तक, और मासिक के बाद पाक्षिक कब? 77 से 81 तक, और कहीं कहीं 81 से बता देते हैं साप्ताहिक थी, तो वो आप उसको ध्यान में रखें। यानी ये 3 रूपों में बटी। ये इनकी पहली पत्रिका हो गई। दूसरी पत्रिका जो हमारे सामने आती है उसका नाम मिलता है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन इनकी जो पत्रिका थी वो निकली थी 1873 ईस्वी में, और यह एक मासिक पत्रिका थी, एक माह में निकला करती थी। इसी दरमियान बताया जाता है कि ये कलकत्ता के भ्रमण पर गए। वहां पे एक लड़की मिली जिसका नाम मिलता है कि चंद्रिका, और चंद्रिका बंगालन बाला थी और उसकी सुंदरता के मुंह में ये ऐसे फंसे कि सब कुछ हार बैठे। बताया जाता है कि चंद्रिका को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने रियासत से कुछ चीजें निकाल कर बेच दी और चंद्रिका के लिए मांगी गई राशि को पूर्ण करके उनके पिता को देकर के चंद्रिका को ले आए। जैसे ही चंद्रिका को ले आए तो हरिश्चंद्र मैगजीन सिर्फ 8 माह ही हुआ था प्रकाशित होने से, यानी 8 माह ही हरिश्चंद्र मैगजीन प्रकाशित हुई थी। 8 माह ही हुआ था प्रकाशन का कि मैगजीन की या हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। कितने माह बाद बदला? 8 माह बाद। कितनी माह मासिक रूप में निकली थी? 8। तब क्या नाम था? हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद बदला तो क्या नाम रखा? जी हां, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये चंद्रिका कौन है? बताया जाता है कि मोदंती है, उनकी प्रेमिका थी। उसी के नाम के आधार पर इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। तीसरी पत्रिका जो हमारे सामने आती है इसको कहते हैं बाला बोधनी। जैसा कि इसका नाम है ठीक उसी प्रकार इसका कार्य भी है। बाला बोधनी यानी बाला माने बच्चियां, स्त्री, बाला लड़की, और बोधनी यानी लड़कियों के बोध के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिका। जी हां, बाला बोधनी का प्रकाशन अगर हम देखें तो 1874 ईस्वी में हुआ था। सन 1874 ईस्वी में प्रकाशित यह पत्रिका वास्तव में हिंदी की प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम स्त्रियोपयोगी हिंदी की प्रथम स्त्रियोपयोगी पत्रिका बन गई। मित्रों ये तो हुआ इनके संपादन कार्य के कुछ महत्वपूर्ण पत्र और उनकी विशेषता। यह पत्र भी कैसा था? जी हां, यह पत्र भी आपका मासिक ही था। कैसा था? जी हां, भारतेंदु के सभी पत्र मासिक थे, बस कवि वचन सुधा ऐसा था जो मासिक से पाक्षिक, फिर पाक्षिक से साप्ताहिक हुआ। इस बात को याद रखें। चलिएगा अब बढ़ते हैं। ये तो यहीं पर भारतेंदु नहीं रुके। भारतेंदु अपने जीवन में बताया जाता है कि 70 से अधिक काव्य रचनाओं को किया था, लेकिन हम सारी 17 रचनाओं को जाने की ना जाने, महत्वपूर्ण रचनाओं को जरूर जानेंगे। अभी जानेंगे, आज ही जानेंगे। एक बार इसके साथ साथ इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ पत्रिका संपादन भी किया था, और इसके अलावा भी इन्होंने समाज का, सभाओं का गठन भी किया था। आइए देखते हैं कुछ ऐसी सभाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज को प्रभावित किया और भारतेंदु के द्वारा वो स्थापित की गई। आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1870 ईस्वी में, यानी कि
कविवचन सुधा के 2 वर्ष बाद 1870 ईस्वी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना कहां की? काशी में की। इसमें क्या होता था मित्रों? इसमें तत्कालीन समय के सभी कवि, राष्ट्रीयता, समस्या पूर्ति आदि का मिलकर हल प्रदान करते थे। यानी कवियों को जुटने का एक बेहतरीन साधन था कविता वर्तनी सभा। भारतेंदु ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहा हूं, भारतेंदु ने एक क्लब बनाया था, पेनी रीडिंग क्लब। भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी में काशी में ही स्थापित किया। क्या किया भाई? स्थापित किया। इसको, पेनी रीडिंग क्लब को। कब किया? 1873 ईस्वी में किया। और देखिएगा, इन्होंने सन 1873 ईस्वी में ही तदीय समाज की भी स्थापना काशी में किया। काशी में की, जहां पर सभी सामाजिक बंधनों, परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर एक साथ बैठने का सबको हक दिलाया। इतना ही नहीं मित्रों, भारतेंदु के बारे में एक बात और जान लीजिए। भारतेंदु जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय किसका था? जी हां, वल्लभाचार्य का दीक्षित थे। इन्होंने उर्दू की जो रचना, मैंने बताया था कि उर्दू की रचना किस उपनाम का प्रयोग करते थे? अभी मैंने बताया था, रसा उपनाम का प्रयोग किया करते थे। मित्रों, इनका यह संपादन कार्य करना, उर्दू के लिखने के लिए दूसरे नाम का प्रयोग करना और राष्ट्रीय एवं समस्या पूर्ति लेखन की कला जो भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने शुरू की, भारतेंदु मंडल के लगभग सभी कवि, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण प्रेमधन और राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट तो बहुत ज्यादा नहीं लिखे काव्य में। तो ये जितने भी साहित्यकार इसमें हुए, सभी की कोई ना कोई पत्रिका थी, सभी ने कुछ न कुछ समस्या पूर्ति की थी और सभी ने राष्ट्रीयता को प्रमुखता के साथ उकेरने का कार्य किया था। यही कारण है कि भारतेंदु का एक मंडल बनाया गया जो उस समस्त परिपाटियों पर चलने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध राजघराना अमीचंद, सेठ अमीचंद के घराने से संबंधित थे और यह घराना इतना नाकिस था, नाकिस का मतलब अंग्रेजों से मिला हुआ था। भारतीयों के प्रति इसका कोई लगाव नहीं था। सेठ अमीचंद चूंकि सत्ता के लोग ही थे और लाभ लेने के चालाक व्यक्ति थे, उसी घराने से संबंध था भारतेंदु का। लेकिन भारतेंदु अपने घराने में उपजी राजभक्ति को नकारते हुए राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि बनाया। और यही कारण है कि बचपन में जब इन्होंने लिखना शुरू किया, बहुत कम उम्र में जब इन्होंने लिखना शुरू किया, तो लिखते लिखते सन 1884 का वक्त आया। सन 1884 में भारतेंदु को, यानी इनका जो मूल नाम था वो हरिश्चंद्र था, इनको भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई 1884 ईस्वी में। 1884 में कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में 1880 दे दिया जाता है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1880 में नहीं बल्कि 1884 में जब इन्होंने बलिया का भाषण दिया था, तो इसके बाद इनको भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई। तो 1884 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई और देने वाले कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन समाज के साहित्यकार और पत्रकार थे, जिन्होंने इन्हें भारतेंदु कह करके पुकारना शुरू किया। भारतेंदु के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में, छोटा सा जीवन काल था 35 वर्ष का, इसमें इन्होंने न सिर्फ मोहब्बत की बल्कि जीवन के तमाम झंझावतों को भी देखा और न केवल झंझावतों को देखा बल्कि इन्होंने अपने जीवन में 70 काव्य रचनाएं कर ली गई। और ये बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण, उन 70 रचनाओं में, काव्य रचनाओं में महत्वपूर्ण कितनी हैं, उन महत्वपूर्ण का नाम जानते हैं। फिर उन 70 के में जो मुख्य हैं उनका नाम लिखूंगा, उन मुख्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी एक एक व्याख्या भी करूंगा कि विजयिनी विजय वैजयंती में क्या है, समधिन मधुमास में क्या है और प्रीत समीरण में क्या है, फूलों का गुच्छा में क्या है, दशरथ विलाप में क्या है, उर्दू का स्यापा क्या, मतलब ऐसी चीजों का हम वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं।
आइए शुरू करते हैं इनकी रचनाओं के, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना। प्रमुख रचना तो देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रेम तरंग, नंबर 2 प्रेम प्रलाप, नंबर 3 प्रेम माधुरी, नंबर 4 प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेमाश्रु वर्णन, नंबर 5 प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, नंबर 6 राग संग्रह, राग संग्रह, नंबर 7 मधु मुकुल, नंबर 8 उत्तरार्ध भक्तमाल, नंबर 9 प्रबोधिनी, प्रबोधिनी, नंबर 10 वर्षा विनोद, वर्षा विनोद, नंबर 11 कृष्ण चरित्र, नंबर 12 दान लीला, नंबर 13 मान लीला, नंबर 14 विनय प्रेम पचासा, नंबर 15 बकरी बिलाप, बकरी बिलाप, 16 सत्सई श्रृंगार, नंबर 17 फूलों का गुच्छा, नंबर 18 दशरथ विलाप, 19 प्रात समीरन, 20 प्रात समीरन के बाद 20 गीत गोविंदा नंद, 21 तन्मय लीला, तन्मय लीला, 22 कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान, 23 वैशाख्य, वैशाख्य महात्मा, 23 हो गया। 24 जैन कुतूहल, 25 उर्दू का श्यापा, 26 भारत भिक्षा, 26, 27 वेणुगीत, 28 बंदर की सभा, 29 होली और 30 कुछ भूल रहा, चलिए 29 ही बहुत है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे सामने है और इसको समझ लेने के बाद हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की और आपको समस्या होंगी। चलिए एक एक रचनाओं के विश्लेषण करते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। नंबर 1 विजयिनी, विजय वैजयंती नामक रचना में, नामक रचना में भारतेंदु जी ने मिस्र में लड़ रही भारतीय सेना का विजय गान प्रस्तुत किया है। तो क्या किया मित्रों, विजय गान प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ यह एक निबंध काव्य है, यानी तथ्यात्मक ढंग से पूरी सजीवता को प्रस्तुत करने वाला है। नंबर 2 इनकी दूसरी रचना दशरथ विलाप के विषय में जानते हैं। दशरथ विलाप में भारतेंदु ने नवीन प्रयोग किया। इसमें
ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग किया है, यानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों हैं। जबकि फूलों का गुच्छा में इन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। और देखिएगा चौथी, प्रातः समीरण। इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, जो कि बांग्ला के पयार छंद में रचित है। पयार छंद में रचित है। किसमें रचित है? पयार छंद में रचित है। नेक्स्ट बात देखिएगा, समधिन, मैंने बोला था समधिन मधुमास। समधिन मधुमास में इन्होंने गाली नामक व्यंग गीत या व्यंग गीति को बंगाली शैली में लिखा है। किसमें लिखा है? जी हां, गाली नामक व्यंग गीति को बंगाली शैली में लिखा है। चलिए कुछ और चीजों को जानते हैं। देखिएगा, बंदर सभा नामक रचना में इन्होंने परौड़ी रूप या शैली का प्रयोग किया है। किस शैली का प्रयोग किया बंदर सभा में? जी हां, और आप जानते हैं उर्दू का स्यापा नामक बंगाल की नई शैली को प्रस्तुत किया। नए जमाने की मुकरियां में भारतेंदु ने राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग कसा है। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में कालचक्र की भूमिका में लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली। इसकी घोषणा कब कर दी? 1873 में। कहा कि कालचक्र की भूमिका में। हिंदी नई चाल में ढली का इनका कहने का मतलब था कि अब जो थी वो गद्य पद्य की भाषा अलग अलग हो गई। गद्य लिखोगे तो खड़ी बोली में, पद्य लिखोगे तो ब्रज भाषा में। एक बदलाव। दूसरा बदलाव कि साहित्य अब राष्ट्रीय परक होने लगे। तीसरा बदलाव कि समस्या पूर्ति पर आधारित होने लगे। और चौथा बदलाव सबसे बड़ा यह था कि खड़ी बोली का ऐसा रूप जिसमें ना उर्दू हो, जिसमें ना संस्कृत का पूरा भंडार हो, बल्कि ऐसी हिंदी जो जनमानस को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व प्रदान करती हो, ऐसी बोली को श्री गणेश किया किसने? भारतेंदु महोदय ने। इन्होंने भारतेंदु विषय में कहा जाता है कि इन्होंने नारद भक्ति सूत्र अनुवाद भी किया था। इन्होंने भारतीय नारद भक्ति सूत्र का इन्होंने अनुवाद किया था तदीय सर्वस्व के नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद इन्होंने किया था भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से। भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत कहा है। कविता के क्षेत्र में नवयुग का
अग्रदूत कहा है? किसने कहा? जी हां, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि भारतीय हरिश्चंद्र नई कविता के नवयुग के नई कविता के नवयुग का अग्रदूत कहा। तो किसने कहा? जी हां, इनकी रचनाओं में एक मिलती है रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला। ये इनके तन्मय लीला भी ले लें, तन्मय लीला, ये इनके प्रबंध गीत काव्य हैं, प्रबंध गीति काव्य हैं। मतलब कैसे लगी? भारतेंदु की जो ब्रजभाषा में थी, बात समझिएगा, इन्होंने द्विभाषा का प्रयोग किया। अभी मैंने बताया भी था कि इन्होंने कहा कि गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रजभाषा, तो ये दोहरे भाषा मापदंडों का प्रयोग करते थे। तो ये सारी चीजें हो गई भारतेंदु के संदर्भ में। अब बच रही है काव्य की पंक्तियां, जो कि आज ही अभी आपकी क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले कवि के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले तथ्य के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय।